माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की सैलरी के हिसाब से भी 10 सेंट हर घंटे की सैलरी से कम थे। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही बिजी थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहे थे। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के एरिया में उनका इंतजार करें। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उसके पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के अंदर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत पैरों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वो साफ थी, पर यह साफ दिखता था कि वो पुरानी हो गई थी और उसे बदल देना चाहिए। जब मैं लिविंग रूम में घुसा तो वहां मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और इसमें कोई शक नहीं है कि उस फर्नीचर को म्यूजियम में होना चाहिए था। सोफे पर 2 औरतें बैठी थी जिनकी उम्र मेरी मां से थोड़ी ज्यादा होगी। औरतों के सामने एक आदमी मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी, शायद 45 साल। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी उनके वेयर हाउसों को संभालता है और औरतें रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहां से 50 मील दूर एक सड़क के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वो तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने एक्साइटेड होकर पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहां कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है वो कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर उस कमरे में दाखिल हुए जहां हम बैठे हुए थे। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए। आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक लंबे चौड़े शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और वजन करीब 90 किलो होगा। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे। हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी एनर्जी एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम के स्टाइल में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूं, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं पहले आपसे एक सवाल कर सकता हूं? मैंने पूछा। नहीं,
इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तुरंत फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तुरंत फैसला लेने की एबिलिटी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे का 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा पर कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का ऑप्शन चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और सब्र वाली औरत थीं। वे हमेशा कहा करती थीं कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, पर वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसलिए वे हमेशा काम करती रहती थीं। वे बहुत कड़क मैनेजर थीं। हम 3 घंटे तक डब्बों को सेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें वापस वहीं पर रख देते थे। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूं। उनके पास इस तरह के 9 सुपरमार्केट थे जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते हैं। समस्या ये थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि उसके बाद दुकान के डिब्बों में धूल नहीं जमती और ना ही हमें उन्हें साफ करने के लिए नौकरी पर रखा जा सकता था। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वो हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में भी 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसीलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने को तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट हर घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशा से भरा हुआ था। स्कूल भी बोरिंग था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनका मैं इंतजार कर सकूं। पर 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और चिढ़ते हुए पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने गुस्से में पूछा। क्या वो मेरे बोर हो जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे।
शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहां तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूं, ये मानते थे कि अमीर डैडी चाइल्ड लेबर कानून को तोड़ रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे ये कहा कि मैं सही सैलरी मांगूं, हर घंटे के कम से कम 25 सेंट। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ती तो मुझे तुरंत जॉब छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्ला कर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर उसी पुराने दरवाजे से अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा पर मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों औरतों के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराईं और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गईं ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों औरतें उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थीं। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वो भी चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वो फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो ये हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट के बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, डील के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगी हुई आवाज में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक बड़े आदमी का सामना करना बहुत ज्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो मुझे आप पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और अपने एम्प्लॉयज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे एनालाइज कर रहे थे। बुरा नहीं है, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर एम्प्लॉय बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूं, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट हर घंटे के लिए। मैं आपकी शिकायत गवर्नमेंट से करूंगा। हमारे देश में भी चाइल्ड लेबर कानून है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। शाबाश, अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग या तो जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है?
मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा, मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। क्या सिखाने का मतलब सिर्फ भाषण या बातचीत ही होता है? और क्या? इस तरह से वो तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, पर जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा मानना यह है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, ये एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूं। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है, मैंने अपने आप से पूछा। जिंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तुरंत छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखे जाने की जरूरत थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग 2 चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो बाकी लोगों से गुस्सा होने लगते हैं, जैसे कि अपने बॉस से, अपने काम से, अपनी पत्नी या पति से। वो ये नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी नौजवान बन सकते हो। अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौकों की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुलझा दें। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूं। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच बातचीत की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी की हर प्रॉब्लम के सामने हार मान जाओगे। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहोगे, सही चीजें करते रहोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहोगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सेफ गेम खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी। पर सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक दिए थे। आप रिस्क मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, पर आपके लिए हार का डर जीतने के एक्साइटमेंट से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और सिर्फ आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का ऑप्शन चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, पर अब मेरी जानने की इच्छा भी जाग गई थी और अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसे बनाने की कला सीखने की रिक्वेस्ट की है। मेरे पास 150 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं,
पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, सैलरी मांगते हैं, पर पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली जिंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, पर तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट हर घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? यही कि आप घटिया हैं और अपने एम्प्लॉयज का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपने सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा आसान यह है कि हम खुद को बदल लें। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने बेचैन होकर मुझसे कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट की ही सैलरी दी, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम ये सोचते हो कि प्रॉब्लम मैं हूं? वो तो आप हैं ही। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समस्या मैं हूं, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते या मुझे ज्यादा इज्जत नहीं देते, तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक कहा, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जॉब की तलाश करते हैं, जहां उन्हें बेहतर मौके या ज्यादा अच्छी सैलरी मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज्यादा सैलरी से उनकी प्रॉब्लम सुलझ सकती है, और ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह से सुलझ सकती है? 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से सैलरी लेकर मुस्कुराते हुए? अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वे ये जानते हुए भी कम सैलरी में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसीलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और ये सोचकर सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, पर उसमें भी उन्हें सैलरी कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे ये एहसास हो गया था कि यही जिंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर ये समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वो बेशकीमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने एम्प्लॉयज और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझने वाले थे। ये एक अद्भुत नजरिया था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने मुझे बार बार ये नजरिया याद दिलाया, जिसे मैं पहला सबक कहूंगा। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो एजुकेशन मुझे दी थी, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह में मैं उससे बिल्कुल अलग नजरिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं ये समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे,
फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए सब्जेक्ट अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में स्टेबल जॉब मिल सके। और ये अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत सारे दूसरे फायदे हों। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुमसे साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये जान लो कि सच्ची एजुकेशन में एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इमोशन और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है। गुस्सा उस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशन में गुस्सा और प्रेम मिला हुआ होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इमोशन उन्हें रास्ता नहीं दिखा पाते। उन्हें रास्ता दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम सैलरी पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? हां, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूं, क्योंकि मैं उन्हें उतनी सैलरी नहीं देता जितनी उन्हें प्लांटेशन या गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं। डरते वे हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा सैलरी देनी चाहिए? मुझे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिल नहीं चुका पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट हर घंटे की सैलरी दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया एजुकेशन इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी सैलरी वाला जॉब मिल सके, जो उन्हें मिल गई। पर आज भी उनके पास पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते? नहीं, सच पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। पर अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, पर तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई ये नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी बेसिक भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उसकी चिंता फिलहाल मत करो। अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज्यादातर लोग अपनी जॉब कर रहे हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, जॉब से निकाल दिए जाने का डर, खुद के पास काफी पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। ये किसी बिजनेस को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा था कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकालकर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से मल्टीप्लाई कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा
कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी किस तरह गुजरती है।